गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हमने मैकेनिक्स की फर्स्ट 2 यूनिट की मैराथन क्लास डिस्कस की थी। उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ्स ऑफ मोशन, डायमेंशन एनालिसिस, एरर, और उसके जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सब मैंने एक्सप्लेन किए थे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम मोशन के जो लॉज हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, सर्कुलर मोशन, एंड फाइनली वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये हमारा आज का कंटेंट रहने वाला है। सो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ इस क्लास को अटेंड करना है, और फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन से न्यूटन ने बेसिकली जो 3 लॉज दिए हुए हैं मोशन के, उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर आप इनको ना कैटेगराइज करते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड फाइनली थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंड फाइनली थर्ड लॉ। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप ना कैसे डिफाइन करते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पे है या वो ऑब्जेक्ट ना यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पे रहेगा और कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट ना करे। कहने का ये मतलब है कि मोशन, जो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा क्या रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। कैसी मोशन की बात कर रहे हो, एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं इंक्लूड है मोशन के अंदर, यानी कि अगर मोशन कांस्टेंट स्पीड से या फिर कहें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तब उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ये फर्स्ट लॉ बोलता है। और दूसरी बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पे रहेगा जब तक क्या हो, उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करें। सो इसको आप ना डिफाइन कैसे कर सकते हो, फर्स्ट लॉ को अगर आप ना डिफाइन करते हो, आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, इसको ना अपना एक दूसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया का क्या मतलब होता है, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पे है तो वो अपनी ना रेस्ट की पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर एक ऑब्जेक्ट मतलब अपने आप नहीं कर पाएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से या फिर कहें कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या कहेगा, मतलब क्या क्या नहीं कर पाएगा, वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन को चेंज या इंटरप्ट नहीं कर पाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं जा पाएगा। कब तक नहीं जा पाएगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। तो इसको आप ना फर्स्ट लॉ को अगर आप इन शॉर्ट में लिखना चाहते हो, सो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, या फिर हम कहें इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज। मैं मेन मेन टॉपिक लिख रहा हूँ, बाकी आपको क्योंकि ना इसका बेसिक तो आपको क्लियर है, या मैं मेन जो टू द पॉइंट है वो आपको करवा रहा हूँ, जो इसके अंदर फॉर्मूलाज इन्वॉल्व है वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको आप क्या बोलते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो। और इनर्शिया भी ना 3 टाइप का एग्जिस्ट करता है। इनर्शिया एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एज यू वेरी वेल नो अबाउट दिस 3 इनर्शिया। अगर आप ना सेकंड लॉ की बात करते हो, सेकंड लॉ का क्या मतलब है, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया ऑब्जेक्ट पे, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा वो उसके ना मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करेगा, बेसिकली कर ही देगा, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जब भी चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो
उस पर फोर्स अप्लाई करती है। सो सेकंड लॉ आपको ना अप्लाइड फोर्स और ऑब्जेक्ट का जितना मोमेंटम चेंज होगा उसके बीच में ना रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। जो रेट ऑफ, हम आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो फोर्स होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो ऑब्जेक्ट का क्या करता है, मोमेंटम के अंदर चेंज करता है। ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, न्यूटन सेकंड लॉ की। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो एक्ट करे तो उसका ना मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा, वो कांस्टेंट मोमेंटम को मेंटेन रखते हुए लगातार मोशन में रहेगा। अब उसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ बेसिकली एक्शन और रिएक्शन के बीच में आपको ना रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, उसको आप ना एक्शन डिफाइन करते हो। एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे जब एक्शन एक्ट करेगा, रिएक्शन भी एक्ट करेगा। रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। इक्वल एंड ऑपोजिट की बात करते हो। सो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, आप इसको एक्शन रिएक्शन के टर्म में डिफाइन करते हो। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एग्जिस्ट। जब भी ये एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी अकेला एक्शन या फिर कभी भी अकेला रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं एक्शन रिएक्शन। ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। और अगर आप इसको ना मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट इन वेक्टर सेंस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इक्वल एंड ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड उनका इक्वल रहेगा, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट रहेगी, क्योंकि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको उसको ना वेक्टर सेंस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो बॉडी एक्शन करेगी दूसरी बॉडी पे और दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे रिएक्शन करेगी, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम रहेगा। सो इस तरीके से हमने ना न्यूटन के तीन लॉ को ना डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इसमें जब आप बात करते हो न्यूटन्स लॉ के बेसिस पे, अगर हम कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे ना सेकंड लॉ ने ना अप्लाइड फोर्स को और मोमेंटम को ना आपस में कोरिलेट कर दिया, तो यहाँ से ना मोमेंटम का कंसेप्ट उठता है कि भी मोमेंटम ऑब्जेक्ट के साथ जो क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, आप उसको ना कैसे डिफाइन करते हो। आइए मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन की अगर आप बात करते हो, मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और कौन सी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम की हमेशा एक ना स्पेसिफिक डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करता है, तो मोमेंटम को हम ना कुछ पॉइंट की टर्म्स में ना डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोमेंटम को अगर अपना पॉइंट की फॉर्म में लिखते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो मोमेंटम के रिगार्डिंग। एक एम मास का ऑब्जेक्ट अगर वी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो उसके साथ ना एक फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट होती है, जो क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है। मोमेंटम। सो मोमेंटम में जब आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे तो वो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होएगा। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड एज द मैग्नीट्यूड, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ मास विद वेलोसिटी। Direction of momentum is along velocity. Why? Velocity is a vector physical quantity. Also, momentum is a vector physical quantity. जब आप एक वेक्टर को एक ना स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आता है, और उसकी डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर के इक्वल होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है, एक ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है with direction along the direction of velocity, that is, अगर आप ना मोमेंटम
को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो यहाँ पे ना मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी के सेम इसकी डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। सेकंड इसमें जो इसमें सेकंड इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, अगर आप बात करो इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, मोमेंटम को अगर आप ना कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ना मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर के ना तीन एक्स एक्सिस यानी कि स्पेस में जो तीन एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वहां पे उसकी ना कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप ना मोमेंटम को कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। फर्दर अगर आप ना यूनिट की बात करते हो मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड, अगर आप यूनिट की बात करो, यूनिट्स की अगर आप बात करते हो, इट इज मेजर्ड इन। अब देखिए मोमेंटम बेसिकली मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। सो मास को आप मेजर करते हो किलोग्राम में, वेलोसिटी को मेजर करते हो मीटर पर सेकंड में, या फिर किलोग्राम की जगह अगर आप ना सीजीएस सिस्टम में यूज करते हो, किलोग्राम को ग्राम से रिप्लेस करोगे, वेलोसिटी को सीजीएस सिस्टम में आप रिप्रेजेंट करते हो सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप ना मोमेंटम को मेजर कर सकते हो। फर्दर अगर आप बात करते हो डायमेंशनल फॉर्मूला की, डायमेंशनल फॉर्मूला, अब इसका एक ना वेल डिफाइंड डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। मोमेंटम को अगर आप डायमेंशन की फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्योंकि ना मास इनटू वेलोसिटी है, तो ये बन जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻1 t⁻⁻⁻1। ये इसका क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा मोमेंटम का। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब ना मोमेंटम को, जैसे अब मोमेंटम ना मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ हो गई। अब हम ना इसके बेसिस पे कुछ ना ग्राफ स्टडी करते हैं कि अगर ना मास को कांस्टेंट रखा जाए और वेलोसिटी को चेंज किया जाए, तो मोमेंटम और ग्राफ, मोमेंटम और वेलोसिटी, मोमेंटम और मास, और फिर फर्दर मास और वेलोसिटी के बीच में कैसे ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं, ग्राफ्स रिलेटेड विद मोमेंटम, मोमेंटम के साथ जुड़े हुए जो ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको ना कैसे एक्सप्रेस करते हो। पहला जैसे बेसिकली यहां पे ना तीन ग्राफ बनेंगे, तो तीन ग्राफ जब बनेंगे यहां पे तो किस तरीके से बनेंगे, एज जैसा कि मैंने ना मोमेंटम को एक्सप्रेस कर दिया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद वेलोसिटी। अगर हम क्या करें, मास को कांस्टेंट मान लें, मास को कांस्टेंट मान लें, और अगर मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में, यानी कि जो यहाँ पे मोमेंटम है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि दोनों वेक्टर सेंस में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है। तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में कैसा ग्राफ आ जाएगा, बेसिकली स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ाते हो उसी रेशो में उसका मोमेंटम इंक्रीज होता है, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मास अगर ऑब्जेक्ट का, वैसे तो देखो मास कांस्टेंट ही होता है, लेकिन आप दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मासेस पे अगर आप ना एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हो, उनका मोमेंटम जब आप कंपैरिजन करते हो डिफरेंट मासेस के लिए, अगर आप देखो तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो तो फिर भी सेम रहेगा बेसिकली। सेकेंडली अगर हम देखें मास और ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो बिटवीन एम एंड पी, मास और मोमेंटम के बीच में कैसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, मोमेंटम और मास के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। अब क्योंकि ना मोमेंटम ना मास के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो उसके साथ भी कैसा रिलेशनशिप आएगा, स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप आएगा। और क्या ये ग्राफ ना जीरो से स्टार्ट हो सकता है। अब आप देखो मास की वैल्यू कभी भी आप ना इसमें
कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। मास की वैल्यू कभी भी ना जीरो से स्टार्ट नहीं करनी है, तो मास की हमेशा आपको ना नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर करके चलनी है। तो कुछ इस तरीके से ना यहां से अगर आप बात करते हो, मान लीजिए यहां से अगर आप बात करते हो तो मोमेंटम की ना वैल्यू, अगर आप ना वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के चलते हो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जीरो वैल्यू हमने इसमें एक्सक्लूड कर रखी है ग्राफ में। अब जो थर्ड आपका ग्राफ है वो किसके बीच में आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, बिटवीन, अब मोमेंटम, मोमेंटम और मास के बीच में हो गया, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में, बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। अब मास और वेलोसिटी के बीच में अगर आप ग्राफ देखते हो उसमें आपको ना मोमेंटम को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। अब मास और वेलोसिटी एक दूसरे के बेसिकली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट है तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होल्ड करेगा। वाई एक्सिस के लोग अगर आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हो, एक्स एक्सिस के लोग मास को करते हो, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। मोमेंटम कांस्टेंट के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है। ये ग्राफ किस क्वांटिटी के लिए एग्जिस्ट करता है, अगर ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो वेलोसिटी और मास के बीच में ना ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है, वेलोसिटी और मास के बीच में। होप आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आए होंगे। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के ना कंजर्वेशन एग्जिस्ट करता है बेसिकली। मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ना कंजर्व रहती है हमेशा। बेसिकली जो मोमेंटम कंजर्वेशन है उसका अभी तक कोई ना साइंस में वायोलेशन नहीं मिला है, चाहे आप ना मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करो, चाहे आप ना माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे चले जाओ, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल पे भी ना मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वली होल्ड करता है जैसे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पे होल्ड करता है। तो इसका कोई भी एक्सेप्शन आज तक नहीं मिला। सो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हमने एक्सक्लूड किया हुआ सिस्टम से, दैट इज विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, द लीनियर मोमेंटम, और ये होल्ड करेगा एंगुलर मोमेंटम के लिए भी, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is always remains conserved। ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व का क्या मतलब है, जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल एग्जिस्ट करेगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है। दिस लॉ इक्वली होल्ड इन मैक्रोस्कोपिक as well as microscopic world, and still no violation exist for it। मोमेंटम कंजर्वेशन की अभी तक ना कोई वायोलेशन नहीं मिली है कि ऐसा कोई प्रोसेस हुआ हो जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा हो। तो इस चीज को आपने बड़े ही ध्यान से करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे आपको ना न्यूमेरिकल भी मिलते हैं एग्जाम में मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड। अब
इसमें मोशन के चैप्टर में हमने लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन स्टडी कर लिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा फ्रिक्शन, हाँ ठीक है, फ्रिक्शन को ही डिस्कस करेंगे पहले तो। उससे जुड़ी हुई जैसे ना इनक्लाइंड प्लेन पे मोशन है उनकी भी बात करेंगे, डाउन द इनक्लाइंड प्लेन मोशन उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या मतलब है, जैसे आप डिफाइन करते हो फ्रिक्शनल फोर्स को। बेसिकली जब दो सरफेस के बीच में या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ना रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है, वहां पे ना फ्रिक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन है उसका ना ओपोज करता है, और ये जो उनकी ना सरफेस इन कॉन्टेक्ट है वहां पे एक्ट करता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली अगर आप बात करते हो उनका जो सरफेस एरिया है उससे तो रहेगा इंडिपेंडेंट, बट नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सरफेस का क्या मतलब होता है, जैसे दो डिफरेंट सरफेसेस हैं, उनके एटम्स और जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ना पास आ जाएंगे, तो वहां पे ना जो फोर्स ऑफ अडहेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने हाइड्रोस्टैटिक के अंदर भी पढ़ा होगा, फोर्स, कोहेसिव फोर्स का कंसेप्ट और एडहेसिव फोर्स का कंसेप्ट। कोहेसिव फोर्स उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है जिनका नेचर सेम होता है, जो एक ही सब्सटेंस या एक ही मटेरियल के साथ जुड़े हुए मॉलिक्यूल है। एडहेसिव फोर्स उन मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के बीच में एक्ट करता है जिनका नेचर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, उनका नेचर आपस में मैच नहीं करता, तो वहां पे एडहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन होल्ड करता है। सो फ्रिक्शन फोर्स का जो मेन रीजन है वो क्या है, फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सरफेस। फ्रिक्शन की एक ओल्ड व्यू भी एग्जिस्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग जैसे दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है, उसकी वजह से उनकी जो रिलेटिव मोशन है वो उस स्पीड से नहीं हो सकती। सो ये ओल्ड व्यू था, लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न व्यू क्या, मॉडर्न व्यू में मोलिक्यूलर कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि जो मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अडहेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन फोर्स के लिए। फ्रिक्शन में हम डिफाइन अगर करते हो, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन, सो इसमें ना पॉइंट वाइज मैं इसको ना इलेबोरेट करता हूं। इट इज द, इट इज दैट फोर्स which opposes relative motion between two objects due to their surface in contact। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ना रिलेटिव मोशन होगी जो उनकी ना सरफेस कांटेक्ट में होती है वहां पे। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज opposite to the relative motion and it oppose the relative motion। रिलेटिव मोशन को ये बेसिकली क्या करता है, ओपोज करता है। इट इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन molecules of two surfaces
इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सरफेस एरिया, या फिर कहें फ्रॉम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट्स, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर ऑफ सरफेस पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा ये। तो इस तरीके से ना फ्रिक्शन फोर्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप ना टाइप की बात करते हो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, टाइप ऑफ फ्रिक्शन ही बोल लो आप यहां पे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप के ना फ्रिक्शन एग्जिस्ट करते हैं, 3 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर, 3 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। और उन 3 टाइप को आप ना अभी अगर हम करें इलेबोरेट, कैसे कौन कौन सी 3 टाइप एग्जिस्ट करती हैं। जो सबसे पहली टाइप है वो बेसिकली होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। पहली टाइप जो फ्रिक्शन में एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जो दूसरी टाइप इसमें एग्जिस्ट करती है उसको आप डिफाइन करते हो काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो थर्ड है वो थर्ड क्या बनेगी, थर्ड जो आपके पास बनेगी वो बनेगा रोलिंग फ्रिक्शन। 3 टाइप एग्जिस्ट करती है फ्रिक्शन फोर्स की, तो ये 3 टाइप हमने यहां पे लिख दिया। अब एक एक करके इनको ना डिफाइन करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, एक ऑब्जेक्ट पे ना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है ताकि वो ना मूव कर सके, लेकिन वो जो अप्लाइड फोर्स है वो काउंटर बैलेंस हो रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को जब आप स्टडी करते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन में ना रिलेटिव मोशन नहीं होती 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। यानी कि 2 ऑब्जेक्ट ना एक दूसरे पर रखे हुए हैं जस्ट, हालांकि जो ऑब्जेक्ट दूसरे पे रखा हुआ उस पे ना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको मोशन में लाने के लिए, लेकिन वो फोर्स ना उतना ही होता है जितना, अगर आप बात करते हो, अब हमने स्टडी किया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिलेटिव मोशन का ओपोज करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा बेसिकली। और जो हमको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चलती है फ्रिक्शन फोर्स के रिगार्डिंग, कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स उसको कहा जाता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो दूसरी सरफेस पे रखा हुआ उसको मूव करने के लिए ना एटलीस्ट ना 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। जब तक आप ना 1.9 न्यूटन के फोर्स तक पहुंचते हो तब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उतना ही जो फ्रिक्शन फोर्स है उतना अप्लाइड फोर्स के इक्वल ना प्रोड्यूस होता चला जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन में आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, पहला इसका पॉइंट है देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। इस केस में कोई रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद इसमें क्या पॉइंट बनता है, जो स्टैटिक फोर्स है इट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स एंड डायरेक्टेड opposite टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के हमेशा ये ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है। थर्ड इसमें जो पॉइंट हम लिखेंगे वो क्या रहेगा, बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन में इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट ना एग्जैक्टली मोशन की टेंडेंसी पे होगा उस टाइम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। अब सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी है उसमें हमारे पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे इसके नाम से क्लियर है, यानी कि
काइनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है मोशन होना। जैसे आप ना काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो, वो एनर्जी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ना रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहती है, क्योंकि उसमें ना जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है ऑब्जेक्ट के बीच का वो ना रिड्यूस हो जाता है बेसिकली। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में तो दो ऑब्जेक्ट परमानेंट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे ही होते हैं, लेकिन काइनेटिक में क्योंकि मोशन स्टार्ट हो जाती है तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज हो जाएगा। इट एक्ट्स व्हेन देयर इज ए देयर इज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। पहले के केस में रिलेटिव मोशन नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। सेकेंडली, अगर आप यहां पे डिफाइन करते हो, इट्स वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ, इसकी वैल्यू किससे कम रहती है? सो अगर आप बात करते हो जो स्टैटिक, हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, इट्स वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ड्यू टू लेस टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल हो जाएगा ना इस केस में, तो इसलिए इसकी वैल्यू ना स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम रहेगी। फर्दर अगर आप इसमें लिखो, फर्दर इसमें क्या लिखोगे काइनेटिक फ्रिक्शन में? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है हमेशा। जैसे कि दो सरफेस के बीच में ना कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करता है, और कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करता है। इसके साथ जुड़े हुए ना यही दो टॉपिक हैं, सॉरी पॉइंट है। थर्ड वन इज, थर्ड हम डिफाइन करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को। रोलिंग फ्रिक्शन में बेसिकली ना रोलिंग मोशन होती है एक ऑब्जेक्ट की दूसरी सरफेस पे। जब ऑब्जेक्ट ना रोल करता है तो उस केस में आप देखोगे जैसे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट भी काफी ना स्मॉल हो जाएगा। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि एक दूसरे का सरफेस का जो टच होता है आपस में। सो रोलिंग फ्रिक्शन एक जो ऑब्जेक्ट ना रोल कर रहा है सरफेस पे उस टाइम में एसोसिएट होएगा, और इसकी वैल्यू बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होएगी। इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रोलिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सरफेस। सरफेस पे उसकी ना रोलिंग मोशन होती है, तब रोलिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। एक बात हो गई इसके साथ जुड़ी हुई। दूसरी बात अगर आप करो, इट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या रहेगी? कम रहेगी। तो कुछ इस तरीके से। और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर आप ना कोफिशिएंट की बात करते हो, जैसे मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना वो क्या रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा रहेगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा वो कम रहेगा। ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब आप लिखते हो तो आप उसको ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की टर्म में
डिफाइन करते हो, उसके फॉर्मूला में वो एक्सप्रेशन में आता ही आता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम यूज करते हैं। होप आपको यहां तक का समझ में आया होगा। अगर आप इसका ना ग्राफ स्टडी करते हो फ्रिक्शन का, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जब आप ना ग्राफ स्टडी करते हो, कैसा आपको ना ग्राफ मिलेगा। अब आप देखिए कैसा आपको ना ग्राफ मिलता है यहां पे। यहां पे अगर आप बात करते हो वाई एक्सिस के लोग, तो हम ना फ्रिक्शनल फोर्स मान लीजिए एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे बेसिकली जो कौन सा फोर्स होता है, जो अप्लाइड फोर्स है, उसके रिस्पेक्ट में हम, ये अप्लाइड फोर्स होता है। इसके इन दो के बीच में ना फ्रिक्शन फोर्स का ना ग्राफ एग्जिस्ट करता है। इनिशियली जो ना स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या देखा था, इट इज ए सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली उतनी होती है अप्लाइड फोर्स के इक्वल। सो फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ एग्जिस्ट करेगा इनके बीच में, और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, फर्दर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ना, कांस्टेंट हो जाएगी। जो फर्दर अगर आप देखोगे यहां पे ना काइनेटिक फ्रिक्शन, अब आप देखिए यहां तक का जो ग्राफ है, यहां पे आप बोल सकते हो जो ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो अप्लाइड फोर्स है जो आपके पास कैपिटल एफ से जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है, उसके ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आया हुआ है। तो यहां तक तो जब आप बात करते हो ये ना काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहां तक तो सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन है ये। यहां पे अगर आप इसको ना वाई एक्सिस के साथ कंटेक्ट करते हो, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। सो यहां पे जो ग्राफ आएगा, जो वैल्यू आएगी यहां पे ना वाई एक्सिस के लोग, अगर आप इसको लिखोगे ना, सो ये जैसे हम ना फ्रिक्शन की वैल्यू लिख रहे हैं वाई एक्सिस के लोग, यहां पे जो आपकी वैल्यू आती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अब ये उसकी ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है यहां पे इस पॉइंट पे। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उसकी, ये आपको किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगी, ये आपको ना लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। यानी कि ये जो वैल्यू है ये रहेगी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो इससे पहले वैल्यू हमने लिखी है, ये वैल्यू है जो यहाँ पे, ये है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद जो आप लिखोगे, ये आप ना फोर्स ऑफ डायनेमिकल फ्रिक्शन, यहां पे ना मैं वर्ड लिख देता हूं डायनेमिकल फ्रिक्शन। डायनेमिकल फ्रिक्शन क्यों, डायनामिक्स के अंदर ना काइनेटिक फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड और फर्दर रोलिंग फ्रिक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ना ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ना फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमने अभी तो पढ़ा था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बेसिकली, उसकी वैल्यू ना स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम रहती है। और फर्दर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ना स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से फोर्स ऑफ डायनेमिकल फ्रिक्शन, इसके अंदर ना काइनेटिक फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड है और रोलिंग फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड है। होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, फ्रिक्शन पे बेस्ड ग्राफ। फ्रिक्शन के साथ जुड़ी हुई कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर आप बात करते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है जो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है। रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ बनाता है ये पता होना चाहिए, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो। रिजल्टेंट किस फोर्स का रिजल्टेंट होएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल फोर्स का, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट होएगा
वो रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे अगर आप डिफाइन करते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और यहां पे राइट साइड में आप क्या लिखते हो, यहां पे आप लिखते हो एंगल ऑफ रिपोज। यहां पे आप क्या लिखते हो, एंगल ऑफ रिपोज। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर आप इसको ना डिफाइन करते हो डायग्रामेटिकली, पहले मैं इसकी ना डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द एंगल बिटवीन जो ये एंगल एग्जिस्ट करेगा, बेसिकली अगर आप इस एंगल की बात करते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो एंगल एग्जिस्ट करेगा वो किस किस के बीच में होगा। एक तो आपको ना रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा यहां पे। जब आप यहां पे ना रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे किसका, फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल होता है, जब आप वो एंगल फाइंड आउट करते हो, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट किसका, रिजल्टेंट ऑफ, एक मिनट, रिजल्टेंट को ना फोर्स वर्ड लिखते हैं साथ में, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ, रिजल्टेंट फोर्स किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। कुछ इस तरीके से अगर आप इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करते हो, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, इसका ना वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वेट के जो ऑपोजिट है, ये ना नॉर्मल फोर्स कैपिटल एन अप्लाई है, मतलब कि नॉर्मल फोर्स ऑपोजिट टू द वेट ही तो होता है हमेशा। ऑब्जेक्ट की मोशन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये मान के चलते हैं ये अप्लाइड फोर्स है, और अप्लाइड फोर्स के एग्जैक्टली यानी कि मोशन के भी ऑपोजिट ये आपके पास जो आएगा फोर्स, ये रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ आर से रिप्रेजेंट करते हो। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना। पहली बात तो रिजल्टेंट फोर्स में अगर मैं इसको ना वेक्टर को यहीं से मान के चलते हैं, ये देखो ये एक ऑपोजिट टू द मोशन फ्रिक्शनल फोर्स है और ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। इन दोनों का ना रिजल्टेंट देख लो, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा। बेसिकली आप ना इसको पैरेलल वेक्टर के कंसेप्ट से भी डिस्कस कर सकते हो। पैरेलल वेक्टर के कंसेप्ट से कैसे, बताओ शाबाश। जैसे ना नॉर्मल रिएक्शन का जो वेक्टर है उसको ना डिस्प्लेस कर दिया इसके पैरेलल, फ्रिक्शनल फोर्स के वेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया उसके पैरेलल, और उसका रिजल्टेंट ये आया। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे बनेगा बेसिकली एंगल थीटा नॉर्मल रिएक्शन में और इसके रिजल्टेंट में, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसके बीच में। तो जब आप इसकी ना वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। अगर आप देखो ध्यान से, यहां पे जो क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा वो हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो ये हो जाता है आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और फर्दर आप ना जैसे एंगल ऑफ रिपोज को कैसे डिफाइन करते हो, एंगल ऑफ रिपोज को आप ना कैसे डिफाइन करते हो, इट इज द मिनिमम एंगल
द मिनिमम एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली ना इंक्लाइंड प्लेन के साथ एसोसिएटेड है। द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन such that the object placed on it is at the verge of sliding, at the verge of sliding, यानी कि वो मिनिमम एंगल जिसके बाद अगर एंगल को बढ़ा दिया ऑब्जेक्ट ना स्लाइड डाउन कर जाएगा इनक्लाइंड प्लेन से, यानी कि ये इंक्लिनेशन के साथ जुड़ा हुआ एंगल है कुछ इस तरीके से। ये है, अगर आप देखो ध्यान से, ये है थीटा। अब यहां पे ना एक एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनक्लाइंड प्लेन पे। अब देखिए इसके साथ जो एसोसिएटेड फोर्स है उनको हम ड्रॉ करते हैं। इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट का ये कंपोनेंट हो जाएगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये बन जाएगा एम जी कोस थीटा, और प्लेन के जो पैरेलल एग्जिस्ट करेगा वो बन जाएगा आपके पास एम जी साइन थीटा। सो यहां से जब आप ना एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, यहां पे हम ना इस एंगल को ऐसा करते हैं, इस एंगल को ना आप अल्फा से डिनोट कर लो, अल्फा। तो यहां पे भी ना जो फ्रिक्शन फोर्स है, बेसिकली मोशन के ऑपोजिट ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में ये रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के केस में एग्जिस्ट कर रहा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल के बीच में ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। तो ये हमने डिफाइन किया एंगल ऑफ फ्रिक्शन को और एंगल ऑफ रिपोज को। अगर आप ना एक्सेलेरेशन की बात करते हो, एक ऑब्जेक्ट ना इंक्लाइंड प्लेन से ना स्लाइड डाउन कर रहा है, डाउनवर्ड केस में उसकी कितनी एक्सेलेरेशन होल्ड करती है, और जब वो अपवर्ड मोशन स्टार्ट होती है उस केस में ना कितनी एक्सेलेरेशन होल्ड करती है, वो केस अब हम डिस्कस करते हैं। एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, डाउन एंड इंक्लिनेशन भी बोल सकते हो यहां पे। इंक्लाइंड प्लेन वर्ड ही लिख लो यहां पे। इंक्लाइंड प्लेन से ना डाउनवर्ड मोशन है, उस केस में जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी एग्जिस्ट करती है। इसमें हम ना पहले ना फ्रिक्शनल फोर्स को बिना फ्रिक्शन फोर्स के डिस्कस करते हैं। अगर आप ना यहां पे देखो, जो इसका ना फर्स्ट केस है, विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स, हम ना यहां पे ना फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं करते, बिना फ्रिक्शनल फोर्स के हम क्या करते हैं, बेसिकली उसको डिस्कस करते हैं। सो देखिए यहां पे इनक्लाइंड प्लेन पे अगर आप देखोगे ना, ये एक इनक्लाइंड प्लेन है, जिसका जो इंक्लिनेशन है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है थीटा। यहां पे ना एम मास का ऑब्जेक्ट ना मोशन के दौरान, उसकी ना इनिशियल वेलोसिटी को हमने जीरो मान रखा है। अब इस पे ना कितने किस टाइप के ना फोर्स एक्ट करेंगे, सबसे पहले इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। अब इसका वेट का ना प्लेन के जो परपेंडिकुलर है ये एंगल भी बन जाएगा थीटा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेट का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा ये बनेगा एम जी कोस थीटा। और जो इसका ना प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर आप देखोगे, प्लेन के जो पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा डाउन द प्लेन, वो एग्जिस्ट करेगा एम जी साइन थीटा। सो हेयर अगर आप ध्यान दो, एम जी साइन थीटा का क्या मतलब है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू component of weight parallel to the plane। जो वेट का कंपोनेंट ना प्लेन के पैरेलल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहां पे हम, वेट का कंपोनेंट। सो
यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है, अगर आप उसकी बात करते हो, तो जो वेट का कंपोनेंट है डाउन द प्लेन एम जी साइन थीटा, आपने जस्ट उसको क्या करना, ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड करना है, क्योंकि एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली जी साइन थीटा के इक्वल। अब आप देखो ये वैल्यू ना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होती है, क्योंकि जी साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा फंक्शन है, साइन थीटा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू ना 1 से लेस होती है, -1 से ज्यादा होती है, फ्रैक्शन में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे 1 वैल्यू कब प्रोवाइड करेगा, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बन जाएगा 90 डिग्री, यानी कि वो बन जाएगी फ्री फॉल मोशन। तो यानी कि ये ना फ्री फॉल मोशन वाले ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन से हमेशा कम रहती है एक्सेलरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज आपने करना है, इस ऑब्जेक्ट को ना डाउनवर्ड आने में, बॉटम पॉइंट पे आने में ना टाइम कितना लगेगा, वो वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लीजिए ये अगर आप ना इस वर्टिकल हाइट को, इस हाइट को आप ना h से एक्सप्रेस कर देते हो, और इस इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है बेसिकली, इस लेंथ को अगर आप ना s से रिप्रेजेंट कर देते हो, इस लेंथ को आप s से रिप्रेजेंट कर देते हो, सो s की वैल्यू ना अपना h की टर्म में भी निकाल सकते हो। इस केस में जो हमारे पास है ना सेकंड है, ये तो एक्सेलेरेशन डाउन द प्लेन आ जाएगी। अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, अगर आपको फाइंड आउट करना हो टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का क्या मतलब है, इट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द, फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ना टॉप मोस्ट पॉइंट से ना ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, आपको ना ये फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए इंक्लिनेशन की जो लेंथ है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ हो जाएगी। आपको s की वैल्यू पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता है, और ये जो एक्सेलरेशन है, एक बात और ध्यान देना, ये एक्सेलरेशन है यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी साइन थीटा, जो कि क्या है कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, सो यूजिंग सेकंड, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे बताओ, आपको ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बॉटम पॉइंट पे ना वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन का यूज होएगा। सो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हो, उसका मतलब क्या रहेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्केयर। इनक्लाइंड प्लेन की अगर आप ना लेंथ देखते हो, इनक्लाइंड प्लेन की लेंथ तो वही है, s के इक्वल है देखा जाए तो, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन बन जाएगी जी साइन थीटा। और मान लीजिए आपको ना टाइम की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, टाइम की वैल्यू को t से एक्सप्रेस करते हो, तो यहां पे जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2s डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाती है टाइम की, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। और अगर आप इसको ना वर्टिकल डिस्टेंस की h की टर्म में फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जो यहां पे देखो अगर आप ना h को देखते हो, h क्या बन जाएगा, s कोस थीटा बन जाएगा, h की वैल्यू क्या बन जाएगी, s कोस थीटा। तो यहां पे आपको ना h की टर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ये तो हो जाएगा टाइम। और यहां पे जो हमारे पास है ना सेकंड है वेलोसिटी एट बॉटम, वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी बनेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अब आपको ना डिसेंट का टाइम पता चल गया, आप ना ऐसे असेंट का टाइम भी निकाल सकते हो, ये भी आप ध्यान रखना। क्या निकालोगे यहां पे, वेलोसिटी एट द बॉटम, बॉटम पॉइंट पे ना आपको ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर आप देखो ध्यान से। सो वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे तो आपको क्या मिलता है, वी स्केयर माइनस में यू स्केयर इक्वल टू 2as। वी स्केयर आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू है जी साइन थीटा, और एस वो तो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ थी ही। इसका मतलब जो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आती है वो क्या आ जाती है, 2s जी साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी की। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको ना एच के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया जो बेसिकली एच है, एच क्या है, एस साइन थीटा बन जाएगा ज्योमेट्री से, एस साइन थीटा बन जाएगा। सो इसको आप अगर एच की टर्म में एक्सप्रेस करोगे, इस वेलोसिटी को अगर आप ना एच की टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो ये बन जाएगा √2gh। अब ये तो वेलोसिटी वही है जिस वेलोसिटी से फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। ये किस केस में आप देखो ना, इस केस में हम वो वाला केस इंक्लूड कर रहे हैं, हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि आप ये बोलो कि हमने ना सरफेस को कंप्लीटली ना स्मूथ मान रखा है। यहां पे मेंशन कर लो विदाउट फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मान के हम चल रहे हैं, तभी ये जो वेलोसिटी आई है फाइनल वेलोसिटी, ये एग्जैक्टली उसी के इक्वल आई है जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के केस में एग्जिस्ट करती है, √2gh। एच का मतलब होता है जिस हाइट से ऑब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया डाउनवर्ड। होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम ना इसका ना सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जो सेकंड केस है टाइम ऑफ डिसेंट का, एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द, हाँ अब हम इसमें सेकंड केस डिस्कस करते हैं। वो सेकंड केस क्या रहेगा, मैं इसको ना टाइटल इसका ना दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, प्लेन ऑन ए रफ सरफेस। अब यहां पे जो अपना कंसीडर कर रहे हो, यहां पे अपना रफ सरफेस कंसीडर कर रहे हो। रफ सरफेस जब एग्जिस्ट करेंगी तो बेसिकली मोशन को ओपोज करने वाला ना फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा वहां पे। इस बात का आपने ना ध्यान रखना है, मोशन को ओपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा वहां पे। सो मोशन को ओपोज करने वाला अगर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में आप अगर देखो ध्यान से तो क्या कंडीशन मिलेंगी आपको, अब हम ना डायग्राम बना लेते हैं इसका। अगर आप इसका ना डायग्राम ड्रॉ करते हो कुछ इस तरीके से, अब आप देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का ये ऑब्जेक्ट है। इस पे ना एक तो ना वेट का फोर्स एक्ट करेगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, m/g। प्लेन का इंक्लिनेशन हमने मान लिया थीटा, सो इसका वेट का ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mg cos थीटा। और इसकी ना जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है इसकी हमने डाउनवर्ड कंसीडर की हुई है, ये भी आपने ध्यान देना है। जो इसका अच्छा यहाँ पे ना नॉर्मल रिएक्शन भी एग्जिस्ट करेगा r, और इसकी जो रिलेटिव मोशन है वो हमने ना डाउनवर्ड कंसीडर की हुई है, ये बात आपने ध्यान देनी है। डाउनवर्ड मोशन हम स्टडी कर रहे हैं। सो ये पैरेलल टू द प्लेन जो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, mg sin थीटा। और इस क्योंकि मोशन डाउन द प्लेन है तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा यहां पे, मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया, FR से रिप्रेजेंट कर दो इसको, फ्रिक्शनल फोर्स। सो इस केस में जब आप ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, हेयर हेयर अब हमको ना फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो
फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है आर, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा, ये बन जाएगा। ये तो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना, एम जी, तो हम अगर देखें सो नेट फोर्स अलोंग मोशन, मोशन के अलोंग जो नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एम जी साइन थीटा, अगर आप यहां पर लिखते हो एम जी साइन थीटा माइनस में क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। फर्दर जब आप इसको लिखते हो सो हमने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगी, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स का मतलब है टोटल डाउनवर्ड फोर्स में से, यानी कि एम जी साइन थीटा में से आपको ना फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू घटा दो, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये बन जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा, और इस वैल्यू को आप ना एम से डिवाइड कर दोगे। सो इस केस में अगर आपको ना फाइनल जो एक्सेलेरेशन मिलती है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइनल आपको क्या मिलती है, एम से एम कैंसिल करके ना अगर आप ना जी को कॉमन ले लेते हो, ये बन जाता है साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा, ये वैल्यू बन जाती है आपके पास, ये नेट डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन बन जाएगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर इसकी मोशन को आप ना ऑपोजिट कंसीडर कर लो, इसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑपोजिट कंसीडर कर लो, वो आपने ना ट्राई करना है। होमवर्क फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which starts moving upwards an inclined plane given that, अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये आपने फाइंड आउट करना है। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर ना जस्ट यहां पे ना प्लस साइन लग जाएगा, जो ये आंसर आया इसमें ना प्लस साइन लग जाएगा, वो आपका ना आंसर आ जाएगा। जो इस केस में आपको ना आंसर मिलता है उसमें सिर्फ प्लस साइन लग जाएगा, जो पहले वाली वैल्यू आई है एक्सेलेरेशन की। होप आपको यहां तक का कंटेंट और क्लास समझ में आ रही होगी। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप ना मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो फ्रिक्शन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है वो हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सर्कुलर मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एस्टेट एज वेल एज एनी टीचिंग एग्जामिनेशन। सर्कुलर मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको ना क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है डेफिनेटली, सर्कुलर मोशन की जब आप बात करते हो। सो जब आप सर्कुलर मोशन को ना डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करते हो, सबसे पहले ना आप ना नेसेसरी कंडीशन लिखते हो सर्कुलर मोशन की।
सर्कुलर मोशन में एक ना सेंटर एग्जिस्ट करता है, एक सरकमफेरेंस एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट की मोशन ना सरकमफेरेंस पे होती है कुछ इस तरीके से, उसका ना सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमेशा ना कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इसमें लिखते हो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू, अगर आप, मैं आपसे पूछूंगी भी कोई दो कंडीशन बताओ, तो वो क्या कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसमें भी ना सर्कुलर मोशन में भी ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर आप बात करते हो, प्लस टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये नेसेसरी कंडीशन होती है सर्कुलर मोशन की, ये आपने ध्यान रखना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हेयर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अगर आप उसको डिफाइन करते हो हेयर, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। एंड जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, जो वेलोसिटी उसकी ना अलोंग द टेंजेंट एग्जिस्ट करती है उसको आप सिंपल वी से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये उसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है सर्कुलर मोशन के लिए। अब सर्कुलर मोशन में भी ना अगर आप बात करते हो, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके कुछ ना पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, इसको पॉइंट्स के टर्म में डिस्कस करते हैं। इन दिस मोशन, इन दिस मोशन जो रेडियल एक्सेलरेशन है, जो अभी हमने लिखा था रेडियल एक्सेलरेशन, यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो। अच्छा ये मैं लिख देता हूं, या तो इसको ए सी से एक्सप्रेस करते हो या फिर आप इसको ना ए आर से एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन या इसको कहें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगी नॉन जीरो। एंड जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अब आप देखो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी जीरो, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो एग्जिस्ट करती है वो होती है, उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा जीरो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, जीरो। सेकेंडली रेडियल एक्सेलरेशन, या हम इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इज गिवन बाय ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। उसके बाद अगर आप बात करते हो
एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। एंगुलर वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं। और बताइए और क्या पॉइंट एग्जिस्ट करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जो सर्कुलर मोशन के लिए ना सेंट्रीपिटल फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू देखा जाए तो कांस्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिकली क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू बन जाएगी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये वैल्यू बन जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यही चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही चल रहा हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही डिस्कशन कर रहे हैं हम यहां पे। नेक्स्ट जो है पॉइंट इसके अंदर जो बनेगा, एज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी नोट कांस्टेंट, एज जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज ड्यू टू कॉन्टिन्यूसली चेंज ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि इस सर्कुलर मोशन में ना कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी सर्कुलर मोशन में। इस वजह से जो मोमेंटम है या फिर हम कहें जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक बात तो ये हो गई। नेक्स्ट अगर आप इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, एज स्पीड इज कांस्टेंट। अब स्पीड का क्या मतलब है, दैट इज अगर आप ना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करते हो वो वैल्यू यहां पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, एज अब इसका रीजन क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा स्पीड कांस्टेंट होने का, स्पीड क्यों कांस्टेंट है यहां पे बताइए। क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू तो जीरो है। रीजन अगर आप बात करते हो, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा था यहां पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना एग्जिस्ट करे। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बन जाएगा जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, आर इंटू एल्फा। वेलोसिटी की बात कर रहे हो
अब इसके बाद एज स्पीड इज कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक मिनट रुको, एज स्पीड इज कांस्टेंट, यहां पे इसका ना रीजन लिख देता हूं मैं। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एज स्पीड इज कांस्टेंट, सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट in a uniform circular motion। काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ना स्पीड क्या है उसकी, कांस्टेंट है। वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। क्यों, ड्यू टू इट्स, अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। एज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और सर्कुलर मोशन के केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू जीरो। एज एज जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सो वर्क डन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इन इन सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर मोशन की अगर आप बात करते हो, यहां तक तो था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन आइदर आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, किसी भी टाइप की जब आप ना सर्कुलर मोशन की बात करते हो उसके साथ जुड़ी हुई जो जरूरी चीजें हैं, अब आप इसमें देखना, इसमें जो पहला पॉइंट बनेगा, द जो हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गवर्नस द, गवर्न लिख सकते हो या फिर कंट्रोल लिख सकते हो, कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। कैसे,
क्योंकि ना जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ना सेंटर की तरफ हो जाएगी। अलग अलग पॉइंट पे होगी तो सेंटर की तरफ, लेकिन वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये बात कहना चाहते हैं यहां पे। फर्दर अगर आप इसमें लिखो द टेंजेंशियल, क्योंकि ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गवर्न्स द, या फिर कंट्रोल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी उसका फॉर्मूला लिख देना यहां पे, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और यहां पे आप लिखोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा आर इंटू एल्फा। एल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है बेसिकली। तो ये बन जाएगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, और फर्दर ये बन जाएगा डी स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर। तो इस तरीके से आप ना सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकते हो इस सेंस में, जब आप इसकी बात करते हो तो। होप आपको ना यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप ना डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें सो सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन का हमने ना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख लिया अभी तक का। अभी यहां पे ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ना नेट एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करती है, सॉरी सर्कुलर मोशन में। चार तरीके की एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करती है यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे। इन दिस मोशन फोर टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट। इसके साथ जुड़ी हुई, जैसे आप ना टाइम पीरियड की बात करते हो, फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, वो तो आपको सबको पता ही है, वो तो बेसिक चीजें होती हैं, उनकी तो नॉलेज आपको अच्छे से है। बाकी कुछ जैसे जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इसके साथ जुड़ी हुई ना फर्स्ट बात देखो, पहली चीज क्या है? अगर आप देखो यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप डिनोट करते हो किससे? क्या सिंबल है इसका? या तो रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है इसका? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर एक एम मास का पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा।
सेकेंडली अगर आप देखो यहाँ पे, ये तो हो गया, उसके बाद हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसको आप ना ए टी से रिप्रेजेंट करते हो, और उसका ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, तो ये आपके पास बन जाएगा आर इंटू एल्फा, या फिर आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और फिर आप इसको ना एंगल के भी सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ चेंज में लिख सकते हो, या फिर आर इंटू सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगर आप ना इसमें थर्ड देखो, एक इसके अंदर रेडियल एक्सेलेरेशन हो जाएगी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो जाएगी, यहां पे तो हो जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस तरफ हो जाएगी रेडियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन तो क्या होती है इसकी ना अलोंग द टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इसकी ना टुवर्ड्स द सेंटर एग्जिस्ट करती है। अब जब आप ना एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, और अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपना अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप उसको लिखते हो dv डिवाइडेड बाई dt v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वहीं से आया कंसेप्ट। थर्ड अगर आप बात करते हो यहाँ पे, इसमें तीसरी कौन सी एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करती है इसमें, टोटल एक्सेलरेशन। नहीं, एक मिनट रुको, एक तो आपके पास हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, एक आपके पास हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक जो एक्सेलरेशन है इसकी इस पाथ पे जाते हुए अगर आप कंसीडर करो इसको, नेट एक्सेलरेशन की जब आप बात करते हो, नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का बेसिकली, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, नेट एक्सेलरेशन अलोंग द क्या हो जाएगी, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी। नेट एक्सेलरेशन की बात करते हो, ए एन से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। रेडियल एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर प्लस, और ये एग्जिस्ट करती है वैल्यू आपके पास आर एल्फा, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये इसकी ना नेट एक्सेलरेशन बन जाएगी। अब हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देख ली, रेडियल एक्सेलरेशन भी देख दी, और एक ना जैसे जो फोर्थ है इसमें अगर आप देखते हो, फोर्थ इसके अंदर अगर हमने एक सिंपल वर्ड लिखे यहाँ पे ना एक्सेलरेशन, अगर हम लिखें एक्सेलरेशन,
टोटल एक्सेलरेशन की टर्म्स में अगर आप उसको लिखना चाहते हो, टोटल एक्सेलरेशन जो उसके अंदर होगी वो किस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसके लिए आप एक बार ना, जो हमने इसके नहीं थ्योरी की वीडियो बना रखी है ना ऐप पे, एक बार वो चेक कर लेना, जो इसके अंदर फोर्थ एक्सेलेरेशन होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे ना, अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे ना, टोटल एक्सेलरेशन अगर मैं इसकी लिखूं, तो उस टोटल एक्सेलरेशन को हम सिंपली ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। क्योंकि इसके अंदर ना तो हमने ना ये वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ, ना हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ, और ना हमने ये वाला यूज किया, तो इस तरीके से इसकी ना एक टोटल एक्सेलेरेशन भी एग्जिस्ट करती है। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। अच्छा, और इसके बाद अगर आपको ना फर्दर कोई डाउट हो तो आप ना मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, जो बेसिकली वर्क पावर और एनर्जी का टॉपिक है, वो मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। उसके साथ साथ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।